गौतम राणी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ये अचानक से मैं देख रहा हूं कि एक होता ना कि भाई इसके पीछे कोई डिजाइन है, क्योंकि बौरे तो कोई नहीं। ये भी बालक जिस परिवार से है वो परिवार 70 साल से राजनीति कर रहा है, करुणानिधि का। तो अचानक से ये आ जाना, अच्छा बाप बेटे ने आज स्पष्टीकरण जारी करके थोड़ा टोन डाउन किया तो ए राजा आ गए अचानक से, वो उनसे भी ज्यादा बवाल क्रिएट करा दिए। इसके पीछे कोई डिजाइन दिख रही है, क्योंकि जब भी कुछ बोला जाएगा उसका धार्मिक असर क्या होगा छोड़िए, उसका राजनीतिक असर जरूर पड़ता है और तत्काल पड़ता है। गौतम राणे, निश्चित तौर पे जो आपने प्रश्न किया है, हमें आपको समझने की जरूरत है, वह तमिलनाडु के लोग हैं और तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर का वर्चस्व है। पेरियार रामास्वामी नायकर राम की मूर्ति पे जूता मारा करते थे और आज यही स्थिति है, वहां राम को किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया जाता है। वो संस्कृति वही है, उन्होंने द्रविड़ संस्कृति जो वास्तव तौर पे इस देश की संस्कृति थी, उस संस्कृति को ही प्रतिपादित किया। वहां सत्ता बदलना किसी के बस का नहीं है। हाँ, ये सच है कि उत्तर प्रदेश पे असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश भी तमिलनाडु के सिंड्रोम पे चला गया था, लेकिन जो दोनों राजनीतिक दल थे वो अधकचरे किस्म के राजनीतिक दल थे। उन्होंने सांस्कृतिक जो धरोहर सम्मान था उस पे समझौता कर लिया। किसी ने कह लिया सोशल इंजीनियरिंग हो तो मान लिया, किसी ने कह लिया कि गौतम जी अभी मैं आऊंगा, दोबारा मैं आऊंगा इस पर, लेकिन मेरा सवाल मूल ये था अभी आज इस वक्त के लिए, आज की बहस के लिए, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु में पेरियार और अन्नादुरई और चाहे जितना जो कुछ हो, ठीक, तमिलनाडु भर में ही ना खेलोगे, मैदान उतना ही छोटा है क्या? और केवल तमिलनाडु में 2 सीट ज्यादा 2 सीट कम हम करें, मान भी लेंगे पेरियार का ही डंका बज रहा, हालांकि अब बज रहा है कि नहीं बज रहा है पता करना पड़ेगा, लेकिन मान ले बज रहा, तो भी उनका बोल वचन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, सब जगह ये INDIA के तो गले में अजगर कितना पड़ जाएगा। ये कहां का सफाई देते घूमेंगे पेरियार की फोटो लेके। इंडिया के गले में कभी भी अजगर की तरह यह पड़ने वाला नहीं है। आपने कहा अभी G20 चल रहा है, उसके बाद जब मोर्चा संभालेंगे तो ग्रह 20 में बदलेगा, ये आप देखिएगा। ये तमिलनाडु का सिंड्रोम इस समय उत्तर प्रदेश खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों पे कारगर साबित होगा। अब इस क्योंकि स्पष्ट लड़ाई होनी चाहिए। जिस विचारधारा से आप स्मृति ईरानी बड़ा विरोध कर रही हैं, स्मृति ईरानी का आप पार्लियामेंट में दिया गया बयान उठा करके पढ़ लीजिए तो दुर्गा को उन्होंने क्या कहा था, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन वैश्या शब्द तक प्रयोग किया था उन्होंने, और आज दूसरी दुहाई दे रही। तो इसलिए चूंकि जब तक इस देश में सामंजस्य बना था, इस पे कोई विवाद नहीं हो रहा था, तलवार और बंदूक के दम पे इसको स्थापित करने की कोशिश नहीं की जा रही थी, तो कोई विरोध नहीं पैदा हो रहा था। ठीक है गौतम राणे, जबरदस्ती किया जाएगा तो विरोध पैदा होगा। ठीक है गौतम राणे, आज तक यही नहीं समझ पाया मैं तो कि जबरदस्ती कौन किसको कर, जब इस देश में जबरदस्ती हो रही थी तो कोई बोला नहीं मारे डर के। जब आदमी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके घूम रहा था तब बोले नहीं कोई डर के, है बोले भाई या तो 6 इंच छोटे हो जाओ और नहीं तो इधर आ जाओ, तब नहीं बोले। अब तो कहीं जबरदस्ती कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता। ऐसा कौन दारा सिंह है जो कर ले जबरदस्ती? इसलिए ये बातों फिजूल की, इनमें अब तक तो नहीं बचा। ये जो रामास्वामी और पेरियार टाइप का जो फिलॉसफी है अब वो नहीं चल पा रहे ना, इसीलिए वो विदा हो गया मामला। जब विरोध करना था, जब तलवार के बल पर मतांतरण हो रहा था पूरे देश में, तब कोई सांस नहीं लिया। अब भरे पेट पे गुलगुला रहे हो सब लोग। अरे अब तो लोकतंत्र है भैया, संविधान है, मुकदमा लिख रहा है। तब तो थाना कचहरी नहीं था, ये एक बड़ा विषय है। खैर, मायावती चेतनानंद, मैं ये समझना ही चाह रहा हूं कि मैं इस बहस को वहां भी नहीं ले जाऊंगा कि सनातन को कोई युद्ध लड़ना पड़ेगा, नहीं। ऐसे पेरियार, जब इनके सबके जो सबसे बड़े पुरखे हैं, सबसे बड़ी मूर्ति है वो है पेरियार। क्या
पेरियार का जीवन क्या रहा मैं उस पर भी नहीं जानना चाहता, उनका जीवन खुद में बड़ा विवादित रहा, बड़े गंदे प्रश्न हैं उनके जीवन में, उन पर छोड़ो, मैं नहीं जाता, वो उनका निजी जीवन था, छोड़िए। लेकिन जब पेरियार के बाद इस देश में कोई फर्क नहीं हो पाया, ठीक, तो अब तो ये बाल बच्चे हैं, इनसे क्या होगा, वो मैं कह रहा सनातन पर खतरा नहीं, मैं इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट को समझने के लिए आज बहस लाया हूं। एक राजा बोले, चार रानी बोले, स्टालिन बोले, स्टालिन का लड़का बोले, खड़गे बोले, कोई बोले, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में 25 करोड़ सामान्य जन कुंभ नहाने जाता है, उसमें राजा रानी या अड़गे खड़गे क्या बोलेंगे भाई? इसलिए वहां कोई मुझे खतरा नहीं नजर आ रहा। उसमें सपाई भी कुंभ नहाने जाता, बसपाई भी जाता, भाजपाई भी जाता, कांग्रेसी भी जाता है। क्या अगर मुझे कोई ये ज्ञान दे के नहीं वो नहीं जाता तो 25 करोड़ अकेले तो किसी पार्टी के पास है नहीं। इसलिए देश कैसा है मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं उस पर अपनी धारणा प्रकट हूं, लेकिन मैं इसका राजनीतिक इंपैक्ट समझना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है यतिमा? अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो आज जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ जी देखिए, सेंगूल आया तमिल से, न्यायदंड कहा गया सेंगूल को और उस पर भी चर्चा हुई। और जिस समय सेंगूल स्थापित किया गया उस समय एक बेचैनी थी विपक्ष में, क्योंकि वो जानते हैं कि सेंगूल का संसद में रखे जाना ही अपने आप में क्या मायने रखता है। अब दिक्कत ये है कि दो नावों में सवार हैं ये लोग, इन्हें हिंदू का वोट भी चाहिए, इन्हें दलित का वोट भी चाहिए, इन्हें मुस्लिम का वोट भी चाहिए और इन्हें क्रिश्चियन का वोट भी चाहिए। तो क्योंकि बिना हिंदू के तो कुछ पूरा होगा नहीं इस देश के अंदर, जहां 80-90 करोड़ हिंदू हो, वहां हमारी वोट के बिना तो कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी दिक्कत ये है कि अंदर का जो कीड़ा है ना, वो लगातार सनातन पर प्रहार करने के लिए इनको उकसाता रहता है। और जो स्टालिन ने कहा, उन्होंने कहा समूल विनाश, तो ये बात बिल्कुल सत्य है अमिताभ जी कि सनातन तो आदि और अनंत है, सनातन का समूल विषय जब ये जन्मे भी नहीं थे या इनके पूर्वज भी नहीं जन्मे थे, तब भी सनातन इस पृथ्वी पे था। और भारत की भूमि पर खड़े होकर ये कह देना अपने आप ही राजनीतिक कैरियर को खत्म कर लेना है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सनातन पर प्रहार किया आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम तो देख ही रहे हैं कि उनका क्या हश्र हुआ, वो आज कहीं नहीं है। वो नकार खाने में तूती की तरह उनकी आवाज बोलती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसी कड़ी में एक और नाम है, ये जब आध्यात्मिक ऊर्जाएं देश की प्रबल होने लगी हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जब हम सब रामलला के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं और कुछ ही महीनों में ही वो हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो पिशाचिनी शक्तियां हैं वो अपना प्रबल रूप दिखा रही हैं। वो आतंक मचाना चाहती हैं जो ये दिखा सके कि देश को किस तरीके से हिंसा की आग में झोंका गया और आगे क्या क्या और देखने का समय है। ये तो अभी 2024 का चुनाव है, तो बहुत कुछ अभी देखना। ठीक है यतिमा, मैं दानिश कुरैशी साहब के पास चलूंगा, फिर प्रशांत पटेल के पास आऊंगा। मुझे इसमें क्या दिख रहा है वो मैं कह दूं एक लाइन में। भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का चुनाव और 19 में, अरे अभी जो नवंबर में चुनाव हो रहे 4 राज्यों में, इनमें और आसान कर दिया रास्ता राजा ने, रानी ने, प्रियांक खड़गे ने, स्टालिन के लड़के, इन सब ने मिलके। और ये बात हम नहीं कह रहे गौतम राणे जी, दानिश जी, कांग्रेसी हमसे बेहतर समझ रहे। क्या वो कंप्यूटर पे बैठे रहते, तुरंत रिलीज जारी करते जैसे ही इनमें से कोई बोलता, कहता हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या वो जान रहे हैं गले में फंस गया भैया, इसको कहां उगलेंगे कहां निकलेंगे। दानिश कुरैशी साहब, ऐसी बात जो भारत के सबसे बड़े, या कहें कि 85% में एक धार्मिक मान्यता, 15% में अन्य 6 धार्मिक मान्यताएं, ठीक, उसके विरुद्ध जैसा वक्तव्य देने का साहस या दुस्साहस भारत में लोग मंच पर, माइक पर कर लेते हैं, क्या वैसा साहस और किसी धर्म के लिए नहीं करते। और जिन्होंने किया वो बचे नहीं। ये कुछ ज्यादा लोकतंत्र नहीं हो गया दानिश कुरैशी साहब? नहीं, कि भाई 85% को लत्याए रहो
तो मामला ठीक रहेगा, लेकिन उधर कहीं कुछ बोल दिए तो भागे रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं दानिश भाई? देखिए, अब सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दरअसल आज के परिस्थिति में जो हालात बने हैं, चाहे साउथ के जितने भी बड़े नेता हों, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे हों, या स्टालिन के बेटे हों, या चाहे जो भी हों, लेकिन ये सारी जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ये सारी जड़ों, इसे सारी हालातों की जो जड़ है वो कांग्रेस है। क्योंकि देश के अंदर में सांप्रदायिकता की राजनीति जो चली, और ये आंधी कांग्रेस के शासनकाल में पली, पोसी, बड़ी हुई, और ये इतने उफान पे आ गई कि देश के अंदर में जिस तरह से मतलब राजनीति होनी चाहिए थी, उसके बजाय धार्मिकता के नाम पर राजनीति होने लगी। एक सबसे बड़ा जो मामला आगे खड़ा रहता है कि दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है, सबसे बड़ा मतलब जो अचीवमेंट है उनका इस देश के अंदर में, एक धार्मिक प्रोग्राम को चलाकर सत्ता तक पहुंचे। अब जिस आदमी को ये लत पड़ जाती है, चाहे मैं ही हूं, मुझे किसी चीज में महारत हासिल हो जाती है और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ने लगता हूं, तो ये परिस्थितियां बननी थी, होना ये चाहिए था। जबकि हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान आजादी के पहले और आजादी तक ये कहते रहे कि भाई राजनीति से जो मामला है उसको और क्या कहते हैं धर्म को, इन दोनों चीजों को अलग रखने की खास जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपने गले में इन्होंने पट्टा घोटा है, इसकी जिम्मेदार ही कांग्रेस है। क्योंकि जब आप सांप्रदायिकता की राजनीति उनके शासनकाल में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी से लेकर आरोप ये मरते रहते हैं कि संघ परिवार आरएसएस जो है वो ये करती रही, वो करती रही, लेकिन वो आरोप तो भले आप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी तो आप ही के शासनकाल में हुई। उसके बाद उनकी जो छोटी छोटी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्हीं के शासनकाल में पल पोस के बढ़ी, तब आपने कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिया। और अब प्रदेश के अंदर में जब इस तरह की धार्मिक राजनीति अपने उफान पे है, तो देखिए कि किस तरह से मतलब उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, किसी भी धर्म के। ठीक है दानिश भाई, आएंगे मैं प्रशांत जी के पास चलूंगा, सबको बहस में आऊंगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही। शुरुआत देश में जितनी भी चीज़ें शुरू हुई आज़ादी के बाद, उन सबका यश और अपयश कांग्रेस के माथे जाता है। कांग्रेस उससे भाग नहीं चल सकती, चाहे अनुलोम करे चाहे विलोम, चाहे सीधी खड़ी हो चाहे उल्टी खड़ी हो जाए। ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ। और एक बात कह के मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊँगा, ये जो नैरेटिव है ना, बुद्धिजीवियों में ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि ये जो द्रविड़ियन कल्चर है, या जो ये जो एक सोच है, ये दलित और पिछड़ों की सोच है। इस नैरेटिव पर मैं एक आईना दिखा दूं, टार्च मार दूं थोड़ी। क्या भारत में दलित और पिछड़ों का सबसे बड़ा बहुसंख्यक वोट चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कास्ट हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, ठीक? इसलिए ये नैरेटिव कृपा करके अब न फैलाया जाए जब तक कि 24 में इसके उलट रिजल्ट ना आ जाए। तब तक सारे दलित और पिछड़े नैरेटिव के जानकार और रचयिता लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये नैरेटिव आप तभी फैलाने आगे ले जाने के पात्र होंगे जब 24 में दलित और पिछड़े भाजपा के खिलाफ वोट कर दें। क्या अभी देश में 19 का रिजल्ट सामने है और सबसे ज्यादा दलितों का वोट भाजपा को मिला, सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट भाजपा को मिला। ये बात सच है और इसको स्वीकार करना चाहिए नैरेटिव बनाने से पहले।